गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रसायन की मूल अवधारणाओं के अंतर्गत मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र के संबंध में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं कि किसी भी यौगिक के अगर हमें तत्वों की जानकारी है तो और दी गई जानकारियों के आधार पे हम किस प्रकार उसके मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र की गणना कर सकते हैं। मूलानुपाती सूत्र, हम देखते हैं मूलानुपाती सूत्र या इसे हम सरल सूत्र भी कहते हैं। ये होता क्या है? मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र वह सूत्र है जिसमें जो हमें ये बताता है कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्व की सरल अनुपात में कितनी मात्रा है, अर्थात वो सभी तत्वों की एक सरल अनुपात मात्रा को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए अगर बेंजीन का हम सूत्र लेते हैं तो बेंजीन में कार्बन के 6 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं, यानी C6H6। मूलानुपाती सूत्र को हम इस प्रकार लिखते हैं जिसमें दोनों ही तत्वों के जो निश्चित एक सरल अनुपात मात्रा को हम लिखते हैं, अर्थात वो इस प्रकार लिखा जाता है। तो हम इसे इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र है जिसके द्वारा हम किसी यौगिक में उपस्थित किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के वह सूत्र, मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र है जिसके द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरल पूर्णांक द्वारा को सरल पूर्णांक अनुपात द्वारा, थोड़ा सा यहाँ पर सुधार लेते हैं, अनुपात द्वारा प्रदर्शित किया जाए। अर्थात मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र है जिसके द्वारा हम किसी यौगिक में जितने भी परमाणु उपस्थित हैं उनको एक सरल पूर्णांक अनुपात द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, इसका सामान्य सूत्र होगा HO। यह इसका मूलानुपाती सूत्र है जिस पे हम किसी एक निश्चित राशि निश्चित पूर्णांक से गुणा करके हाइड्रोजन परऑक्साइड को प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले जो उदाहरण दिया गया था बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र होगा CH, जिस पे हम किसी एक निश्चित पूर्णांक से गुणा करके उसके वास्तविक सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह बात हो गई मूलानुपाती सूत्र को लेकर। अब हम देखते हैं अणुसूत्र क्या है। इसे मिटाता हूं मैं और हम अणुसूत्र लिखते हैं। अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र से इस मामले में अलग है कि अणुसूत्र हमें किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों की वास्तविक जानकारी देता है, वास्तविक संख्या की जानकारी देता है। अतः अणुसूत्र किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की वास्तविक जानकारी देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में कुछ भिन्नताएं हैं और हम
जब गणना करते हैं तो हम इससे संबंध में भी कुछ दी गई जानकारियों के आधार पर मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र की गणना करेंगे। तब हम देखेंगे कि पहले हम किस प्रकार मूलानुपाती सूत्र की गणना करते हैं और फिर उसकी सहायता से हम अणु सूत्र की गणना कर लेते हैं। चलिए हम अगले स्टेप में मूलानुपाती सूत्र की गणना करना देखते हैं। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे जरूरी है कि हमें किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत संगठन ज्ञात हो, अर्थात मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए आवश्यक जानकारी होनी चाहिए यौगिक में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत संगठन एवं दूसरी जानकारी जो जरूरी होती है वह है उस यौगिक का अणु भार, तत्वों की प्रतिशत मात्रा एवं अणु सूत्र द्रव्यमान या अणु भार ज्ञात होना आवश्यक है। इन दो जानकारी, इसको हम अणुभार या अणु सूत्र भार भी कहते हैं और अणुभार भी कहते हैं, अणु सूत्र भार। इस प्रकार इन जानकारियों के आधार पे हम मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। तो अब हम उन स्टेप्स को देखते हैं, उन पदों को देखते हैं, उस प्रक्रियाओं को देखते हैं जिसका पालन करते हुए हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जिन पदों का इस पे पालन करते हैं उसमें पहली बात है कि तत्वों के प्रतिशत मात्रा में उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान से भाग देकर तत्व की आपेक्षिक मात्रा ज्ञात करते हैं। तो पहला स्टेप हम लोग ये लेते हैं कि प्रत्येक तत्व जो मौजूद है उस यौगिक में उसकी प्रतिशत मात्रा में उसके परमाणु द्रव्यमान का भाग देते हैं। उससे भाग देने पर हमें उस तत्व की आपेक्षिक संख्या ज्ञात हो जाती है। दूसरा स्टेप हम लेते हैं, किसी भी तत्व की आपेक्षिक मात्रा, जब जितने तत्व उपस्थित हैं उन सभी तत्वों की आपेक्षिक मात्रा उपस्थित होने के बाद आपेक्षिक संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या से समस्त आपेक्षिक संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या से समस्त आपेक्षिक संख्या को विभाजित करते हैं।
तो दूसरा स्टेप हम ये लेते हैं कि जब तत्वों की प्रतिशत मात्रा में उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान से भाग दिया जाता है तो हमें एक उन तत्वों की आपेक्षिक मात्रा प्राप्त होती है। उसके पश्चात हम उस आपेक्षिक संख्या में सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या से भाग देकर एक विभाजित करते हैं, जिससे हमको एक निश्चित मान प्राप्त होता है। तीसरा स्टेप हम ऊपर लिखते हैं। यदि पद 2 में प्राप्त मान पूर्णांक ना हो, पद 2 में जो स्टेप लिखा है हमने, इसमें हमको एक पूर्णांक मान प्राप्त होता है, परंतु यदि किसी कारणवश भाग देने के पश्चात पूर्णांक मान प्राप्त नहीं होता है, यदि पद 2 में प्राप्त मान पूर्णांक ना हो तो उन्हें किसी उपयुक्त संख्या से गुणा करके एक पूर्णांक मान प्राप्त कर लेते हैं। तो इस 3 स्टेप्स से हमको उन तत्वों की पूर्णांक मात्राएं प्राप्त हो जाती हैं। अब इन तत्वों को इस पूर्णांक जो मान प्राप्त हुआ है, इनके साथ लिखने पर हमें एक सरल सूत्र प्राप्त हो जाता है। पद 3, इस पद से प्राप्त तत्वों की पूर्णांक संख्या को तत्व के नीचे लिखकर सरल सूत्र, या जिसे हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि पद 3 से जो तत्वों की पूर्णांक मात्रा प्राप्त हुई है, उन तत्वों के नीचे लिखकर, उस पूर्णांक संख्या को उस तत्व के नीचे लिखकर, जिस तत्व की जितनी मात्रा हमें प्राप्त हुई उसको उसके नीचे लिखकर हम एक सरल सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम एक सरल सूत्र यानी मूलानुपाती सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। इसके पश्चात जैसा कि हमें अब इसके आगे जरूरत पड़ती है सरल सूत्र भार की, तो हम उस सरल सूत्र के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की सहायता से सरल सूत्र द्रव्यमान, जिसे हम मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान भी कह सकते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो इन पदों की सहायता से हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं।
तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र में ज्ञात करने के लिए हम तत्वों की जो प्रतिशत मात्रा निकलती है उन तत्वों की प्रतिशत मात्रा में उनके परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं। इस प्रकार हमको कोई एक संख्या प्राप्त होती है, वो आपेक्षिक संख्या कहलाती है। उस आपेक्षिक संख्या में से जो सबसे छोटी मात्रा होती है उससे उन सब में भाग देकर हम एक पूर्णांक संख्या प्राप्त करते हैं। उस पूर्णांक संख्या को उस तत्व के नीचे लिखकर हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। परंतु उस मूलानुपाती सूत्र के भार की भी हमें आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम सामान्य तरीके से उनके परमाणु भारों में उस तत्वों की उपस्थित संख्या से गुणा करके और समस्त तत्वों द्वारा प्राप्त द्रव्यमान को जोड़कर पूरे सूत्र का द्रव्यमान प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रक्रिया के बाद अब हम आ जाते हैं अणु सूत्र की गणना में। इसे मिटाता हूं मैं। अब हम देखते हैं अणु सूत्र की गणना, यानी अणु सूत्र कैसे ज्ञात किया जा सकता है। अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए हमारे लिए दो चीज आवश्यक है, एक यौगिक का सरल सूत्र और यौगिक का अणुभार। यौगिक का सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र और दूसरा यौगिक का अणुभार। ये दो चीजें अणुसूत्र की गणना के लिए आवश्यक हैं। अणुसूत्र की गणना में ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, अभी हमने यौगिक के मूलानुपाती सूत्र की गणना करने संबंधी पदों को देखा था, तो उस प्रक्रिया से हमें यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात हो जाता है। इसके साथ ही उस यौगिक के मूलानुपाती सूत्र की सहायता से यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार भी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी जरूरी चीज है यौगिक का अणुभार। यौगिक का अणुभार जब हमें मालूम चल जाता है तो हम एक उस निश्चित संख्या का मान हमें ज्ञात करना होता है जिससे गुणा करने पर हमें अणु सूत्र प्राप्त हो जाए। तो हम उस संख्या को n लिखते हैं, तो n बराबर यौगिक का अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। इस प्रकार हम एक ऐसी संख्या की गणना करते हैं जिसे हम n से निरूपित करते हैं, जिसका गुणा मूलानुपाती सूत्र में करने पर हमें अणु सूत्र प्राप्त हो जाता है। अर्थात इस सूत्र की सहायता से अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र गुणित n। इसको n को मैं यहाँ लिख दिया हूँ और इसका अर्थ हुआ कि समस्त तत्वों की जो मात्रा उसके नीचे लिखी हुई होती है उसमें हम इसका गुणा कर लेते हैं। इन स्टेप के द्वारा हम अणु सूत्र की गणना कर लेते हैं। तो ये जो बातें हमने अभी सैद्धांतिक रूप से देखी, अभी हम एक न्यूमेरिकल प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न की सहायता से हम उस यौगिक के मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र की गणना करते हैं। चलिए आइए हम एक प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को यहाँ लिखता हूँ मैं और उसके बाद हम इसे जिन स्टेप्स को हमने यहाँ पे लिया था उस आधार पे हम देखते हैं। तो चलिए बच्चों, इस सवाल को हम अभी लिखकर इस प्रक्रियाओं को अपनाते हुए हल करते हैं।
तो आइए हम इस मूलानुपाती सूत्र से संबंधित एक न्यूमेरिकल देखते हैं, संख्यात्मक उदाहरण देखते हैं। प्रश्न मैं यहाँ लिखता हूँ, एक यौगिक में सोडियम 32.28%, गंधक 22.57% और ऑक्सीजन 45.05% है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। हमारे प्रश्न में जो जानकारियां दी गई हैं हम उन्हें देखें। हमारे प्रश्न में जो यौगिक का अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, उसमें जो तत्व हैं वे हैं सोडियम, गंधक और ऑक्सीजन। इनकी प्रतिशत मात्रा सीधी सीधी दी हुई है। यदि इनकी प्रतिशत मात्रा डायरेक्टली ना दिए जाए तो हम प्रतिशत संगठन ज्ञात करने संबंधी बातें जो हमने देखी थी, जिसमें भारात्मक विश्लेषण के द्वारा हम प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं अथवा उसके अणुसूत्र के द्वारा। तो दोनों ही तरीके से हमें इसकी गणना भी करनी पड़ सकती है, परंतु इस प्रश्न में प्रतिशत मात्रा दी हुई है तो हम सीधे इसकी गणना करते हैं। हम इसके लिए एक चार्ट बना लेते हैं। इस चार्ट में हम सबसे पहले लिख लेते हैं तत्व, दूसरे में हिस्से में हम लिख लेते हैं तत्व की प्रतिशत मात्रा, तीसरे कॉलम में हम लिख लेते हैं तत्व का परमाणु भार, चौथा कॉलम हम ले लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं तत्व की आपेक्षिक संख्या। तत्व की आपेक्षिक संख्या के बाद परमाणुओं में अनुपात, और अंत में हम सरल पूर्णांक अनुपात ले लेते हैं। इस प्रकार से इसे हम एक टेबल के द्वारा दर्शा सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ क्रमांक का एक कॉलम और बना सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से तत्व मौजूद हैं उनसे संबंधित जानकारियों को हम लिखते हैं। तो हमारे प्रश्न में एक तत्व सोडियम मौजूद है। सोडियम की प्रतिशत मात्रा है 32.28। ये जानकारी प्राप्त हो गई। दूसरी जानकारी दी हुई है गंधक यानी सल्फर, इसमें प्राप्त दिया गया है 22.57%। तीसरा तत्व है ऑक्सीजन जिसकी मात्रा 45.05% दी हुई है। ये जानकारी हमें प्रश्न से प्राप्त हो जाती है। अब इसके बाद तीसरा जो कॉलम है जिसमें तत्व का परमाणु भार हमें लिखना है, तो ये परमाणु भार हमें ज्ञात होना चाहिए। सोडियम का परमाणु भार होता है 23, सल्फर का परमाणु भार होता है 32 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो इस जानकारी को नोट करने के बाद हम अगले कॉलम में आते हैं। ये जानकारी हमें होने के बाद में तत्व की आपेक्षिक संख्या निकालते हैं और तत्व की आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए, जैसा कि मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने से संबंधित प्रक्रिया में हमने देखा था कि किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा में उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान से भाग दे दिया जाता है। तो उस तत्व की आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए हमें
32.28 में भाग देना होगा 23 का। इसी प्रकार से सल्फर के लिए 22.57 में भाग देंगे 32 से, क्योंकि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 है। और ऑक्सीजन की अपेक्षिक संख्या निकालने के लिए हमें 45.05 में हम भाग देंगे ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16 का। इस प्रक्रिया में हमें जो मान प्राप्त होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको सुधार रहा हूँ, ये गलत लिख दिया गया था, परमाणुओं में अनुपात, उसे अनुपात हो गया था वो। तो हम परमाणुओं में हमें अनुपात, पहले ये जो भाग देने के पश्चात जो मान प्राप्त होते हैं वे होते हैं 1.408, 0.705 और ऑक्सीजन का अपेक्षिक संख्या प्राप्त होती है 2.816। तो अगर हम 32.28 में 23 का भाग दें तो ये 1.408, 22.57 में 32 के भाग देने पर 0.07, 0.705 एवं 45.05 में 16 से डिवाइड करने पर 2.816 अपेक्षिक संख्या के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब हम अगला जो पद हमने मूलानुपाती सूत्र को ज्ञात करने संबंधी देखा था, तो हमने देखा था कि इन तीनों में जो सबसे छोटी संख्या है उसका भाग इन तीनों में देना होगा। इस प्रकार हम एक सरल अनुपात, सरल पूर्णांक अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। तो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या 0.705 है। अतः परमाणुओं, ये जो परमाणु इसमें सम्मिलित हैं सोडियम के, सल्फर के और ऑक्सीजन के, इनमें अनुपात होगा 1.408 बटे 0.705। सल्फर के लिए 0.705 डिवाइडेड बाई 0.705 एवं ऑक्सीजन के लिए 2.816 अपान 0.705। हमने यहाँ पर 0.705 से भाग दिया है क्योंकि ये इन सब में सबसे छोटी संख्या है। जब हम इसमें डिवाइड करते हैं तो ये लगभग इसका दुगना है, 7 दूनी 14 होता है। इसका मान लगभग आएगा 2। इसका मान चूंकि हम उसी संख्या में उसी संख्या से भाग दे रहे हैं इसलिए यहाँ पर मान होगा 1 और यहाँ पर इसका मान आएगा 4। इस प्रकार हमें सरल पूर्णांक अनुपात 2, 1 और 4 प्राप्त होता है। सोडियम के लिए 2, सल्फर के लिए 1 और ऑक्सीजन के लिए 4। यहाँ पे हम एक स्पष्ट कर देते हैं कि अगर ये भाग पूर्णांक में पूरी तरीके से ना भी आए तो हम निकटतम पूर्णांक संख्या को इसमें लेते हैं। अब मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए आवश्यक स्टेप में हमने देखा था कि अब जो मूलानुपाती सूत्र बराबर उस तत्व के नीचे, उस तत्व के संकेत के नीचे प्राप्त सरल पूर्णांक संख्या को हम वहां लिख देते हैं। जैसे कि सोडियम की यहाँ पे संख्या है 2, सल्फर मौजूद है यहाँ पे 1 और ऑक्सीजन 4 परमाणु इसके सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार हमें इस यौगिक में मूलानुपाती सूत्र प्राप्त होता है Na2SO4। ये हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार हम मूलानुपाती सूत्र की गणना करते हैं। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। यहाँ इस प्रश्न में हमने सिर्फ मूलानुपाती सूत्र निकालने की बातें हम देख रहे थे, लेकिन अब हम अणु सूत्र निकालने संबंधी गणना करते हैं।
आइए एक अन्य उदाहरण पे हम गौर करते हैं। एक कार्बनिक पदार्थ में कार्बन 61% और हाइड्रोजन 11.88% पाई गई। यौगिक का वाष्प घनत्व 59 हो तो उसका मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के लिए हम फिर उसी प्रकार चार्ट बनाते हैं। चार्ट में, टेबल में हम पहले लिख लेते हैं तत्व, फिर तत्व की प्रतिशत मात्रा, फिर तत्व का परमाणु द्रव्यमान। अगले में हम उस तत्व की आपेक्षिक संख्या ले लेते हैं और फिर परमाणुओं का सरल पूर्णांक। और हम हमारे इस कार्बनिक यौगिक में जो उपस्थित तत्व हैं वह है कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन। यदि किसी तत्व में उपस्थित कार्बन और हाइड्रोजन पूरे 100% हैं तो इसमें ये दोनों ही तत्व मौजूद होंगे, परंतु अगर यह मात्रा 100% से कम है तो शेष ऑक्सीजन माना जाता है। इसलिए हम 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा को घटाकर पहले ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करेंगे। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर 100 ऋण कार्बन की प्रतिशत मात्रा धन हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा। इस प्रकार से अब मैं इसके शेष भाग को यहाँ लिखकर ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करता हूँ। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर 100 ऋण 61 धन 11.88, अर्थात 100 ऋण 72.88, अर्थात हमें यहां पे घटाने पर मिलेगा 27.12%। यानी ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त होगी 27.12%। 100 में से 72.88 घटाने पर हमें ये मात्रा प्राप्त होती है। तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा भी यहाँ पे अब लिखनी होगी, जो कि प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। परंतु यदि कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 100 के बराबर नहीं है तो शेष मात्रा ऑक्सीजन की मानी जाती है। हम इसकी गणना इसी प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो अब हम इनकी प्रतिशत मात्रा को इस टेबल में लिखते हैं। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा है 61, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 11.88 तथा ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा हमने ज्ञात की 27.12%।
कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। अब हमें तत्व की आपेक्षिक संख्या ज्ञात करनी है। आपेक्षिक संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 61 में इसके परमाणु यानी तत्व की प्रतिशत मात्रा में परमाणु द्रव्यमान से भाग देना होगा। तो तीनों ही तत्वों के लिए हम इस प्रकार लिख सकते हैं तथा 27.12/16। जब हम इसे भाग देंगे तो हमें ये मात्रा 5.08, इसे मैं यहां लिख लेता हूं, हमें परमाणुओं का सरल अनुपात निकालना था। यहाँ पे एक कॉलम हमें और लेना होगा। खैर इससे हम इसके द्वारा प्राप्त आपेक्षिक संख्या को मैं फिर लिख लेता हूँ यहाँ स्थान की कमी के कारण अलग से। आपेक्षिक संख्या ये हमें प्राप्त होगी 5.08, 11.88 में 1 से भाग देने पर मिलेगा 11.88 एवं ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी 1.7। इसे मिटाता हूं मैं। हमें याद होगा बच्चों, इसके बाद हम इन अपेक्षिक संख्या में से जो न्यूनतम संख्या प्राप्त होती है उससे इन समस्त संख्याओं में भाग देकर हम एक सरल अनुपात प्राप्त कर लेते हैं। परमाणु में अनुपात तो हम लिख सकते हैं 5.08/1.7, 11.88/1.7 एवं 1.7/1.7। इस प्रकार हमें यहां सरल पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। 5.08 में 1.7 से भाग देने पर हमें ये मात्रा मिलेगी 3। हम लगभग अंदाज लगा सकते हैं 17×51 होता है, करीब करीब ये 508 यानी कि 5.08 है, तो लगभग इसका 3 गुना है। यहाँ पर ये मात्रा करीब 7 प्राप्त होती है तथा 1.7 में 1.7 का भाग देने पर प्राप्त होगा 1। इस प्रकार परमाणुओं की तत्वों की जो संख्या हमें प्राप्त हो जाती है उसे इन तत्वों के नीचे लिखकर हम मूलानुपाती सूत्र याद कर लेते हैं। चलिए मैं यहां पे इसको लिखता हूं। मूलानुपाती सूत्र बराबर कार्बन की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या 7 एवं ऑक्सीजन की संख्या 1। तो इस प्रकार ही हमें यह मूलानुपाती सूत्र प्राप्त हो गया। अब हमें अणुसूत्र की गणना करनी है, तो इसके लिए आवश्यक जानकारियां हम लेते हैं। सबसे पहले हम मूलानुपाती सूत्रभार निकाल लेते हैं। मूलानुपाती सूत्रभार के लिए हम प्राप्त तत्वों की मात्रा प्राप्त तत्व के परमाणु द्रव्यमान में उसकी मात्रा से गुणा करते जाते हैं। जैसे कार्बन का 12 × 3 धन हाइड्रोजन का 1 × 7 धन ऑक्सीजन का सिर्फ 1 है, जो कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। इसे हम देखें तो हमें मिलेगा 12×3 = 36 धन 7 धन 16। इस प्रकार मूलानुपाती सूत्रभार प्राप्त होता है 6, 7, 13, 13 और 6 19 की 9, हासिला 1, 1 और 1 2 और 3 5 59। इस प्रकार मूलानुपाती सूत्रभार प्राप्त होता है 59। अब हमारे प्रश्न में वाष्प घनत्व, यौगिक का वाष्प घनत्व 59 दिया हुआ है। मुझे इस टेबल को मिटाना होगा थोड़ा, ताकि हम इसके आगे के स्टेप्स को लिख सकें।
दिया है यौगिक का वाष्प घनत्व बराबर 59, और हम जानते हैं कि अणुभार बराबर होता है 2 गुणित वाष्प घनत्व। अतः यौगिक का अणुभार बराबर हो जाएगा 2 गुणित 59, अर्थात 2 × 18, 2 × 5 = 10 और 1 = 11, यानी 118 हमें अणुभार प्राप्त हुआ और मूलानुपाती सूत्र भार प्राप्त हुआ 59। तो हमें उस पूर्णांक का मान n का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। n बराबर होता है अणुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्र भार। अणुभार हमें प्राप्त हुआ है 118 एवं मूलानुपाती सूत्र भार प्राप्त हुआ 59। अतः n बराबर मिल जाएगा 2। 118 में 59 से डिवाइड करने पर यह राशि 2 आएगी। अब हम अणु सूत्र की गणना अणु सूत्र की गणना कर सकते हैं। अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र गुणित n। मूलानुपाती सूत्र हमें क्या प्राप्त हुआ था? C3H7O, ये मूलानुपाती सूत्र था। इस पर हम प्राप्त n अर्थात 2 से गुणा कर दें तो हमें यौगिक का अणु सूत्र प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहां लिख देता हूं मैं। अणु सूत्र बराबर C 2 × 6, हाइड्रोजन का 7 दूनी 14 और ऑक्सीजन का 2। तो इस प्रकार जिस यौगिक को लेकर हम ये गणना कर रहे थे उस यौगिक का अणु सूत्र प्राप्त हुआ C6H14O2। तो बच्चों इस प्रकार से हम किसी भी यौगिक के मूलानुपाती सूत्र की गणना कर सकते हैं। अब हम एक बिंदु की ओर देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री। रासायनिक अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री को हम देखते हैं और ये इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सुनना, थोड़ा सा बच गया है, मैं इस क्लिपिंग को तो आइए बच्चों, मूलानुपाती सूत्र की गणना एवं अणु सूत्र की गणना के पश्चात हम स्टोइकियोमेट्रिक से संबंधित बातें देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री। एक संतुलित रासायनिक समीकरण हमें निम्न जानकारी दे सकता है। हम एक उदाहरण लेते हैं रासायनिक समीकरण का, जहां पे क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों ही गैस हो। H2 twice H2 plus O2 इक्वल टू twice H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस मिलकर जल वाष्प बनाते हैं, तीनों ही गैसीय अवस्था में। अगर हम इस समीकरण को देखें तो इस समीकरण से हमें कौन कौन सी मात्रात्मक जानकारियां मिल सकती हैं, उन्हें देखते हैं। हमारे इस यौगिक में जो क्रियाकारक और क्रियाफल हैं, इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु मौजूद हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु मौजूद है तथा जल वाष्प का 2 अणु मौजूद है।
या हम इसे मोल संख्या से लिख सकते हैं। ये 2 मोल मौजूद हैं हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन मौजूद है तथा 2 मोल जल वाष्प मौजूद है। या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 × 6.023 × 10⁻23 कण मौजूद हैं हाइड्रोजन के। यहाँ पर 6.02 × 10⁻23 कण मौजूद हैं और जल वाष्प के 2 × 6.023 × 10⁻23, यहाँ पर भी 6.023 × 10⁻23 कण मौजूद हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर इसमें ग्राम में मात्रा लिखनी हो तो हम जानते हैं हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.008 ग्राम होता है। 2 दूनी 4 परमाणु हैं इसके, इसका मतलब 4.016 ग्राम हाइड्रोजन मौजूद है यहाँ पे। ऑक्सीजन की 32 ग्राम तथा जल वाष्प के 18 दूनी 36 ग्राम हमारी इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। अगर इसको गैसीय आयतन के रूप में लें तो हम जानते हैं किसी भी गैसों का समान आयतन का द्रव्यमान, समान आयतन में समान द्रव्यमान मौजूद होता है और वो आयतन 22.4 लीटर होता है। चूंकि यहाँ 2 मोल मौजूद हैं इसलिए इसका मान होगा 44.8 लीटर हाइड्रोजन तथा 22.4 लीटर ऑक्सीजन एवं दुगना 2 मोल जल वाष्प है अर्थात 44.8 ग्राम जल वाष्प मौजूद है। तो इस प्रकार हमें किसी संतुलित रासायनिक समीकरण से उसके अणु संख्या की जानकारी प्राप्त होती है, उसमें मोलों की संख्या की जानकारी प्राप्त होती है, हमें उसमें अणु परमाणुओं की, कणों की संख्या की जानकारी प्राप्त होती है, हमें पदार्थ के ग्राम मात्रा की जानकारी प्राप्त होती है तथा उसके आयतन की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें एक संतुलित रासायनिक समीकरण हमें इतनी मात्रात्मक जानकारियां दे सकता है। यही रासायनिक अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री है। एक शब्द मोलरता से हम और परिचित हो लेते हैं। मोलरता को एक्सप्लेन हम इस प्रकार करते हैं, किसी विलयन के, किसी पदार्थ के 1 लीटर में मौजूद मोलों की संख्या, उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या किसी 1 लीटर विलयन में, इसे मैं थोड़ा सा संशोधित कर रहा हूं बच्चों, इसे व्यवस्थित ढंग से लिखने के लिए 1 लीटर विलयन में उपस्थित उस पदार्थ के मोलों की संख्या उस पदार्थ की मोलरता कहलाती है। अर्थात मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर में उस पदार्थ की मोलों की संख्या, उस 1 लीटर विलयन में उपस्थित उस पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो बच्चों, आज इस अध्याय में रसायन की मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित अध्याय में हमने मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र की गणना करना देखा एवं रासायनिक यौगिकों की रस समिति यानी स्टोइकियोमेट्री हमने देखा एवं मोलरता के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद। बच्चों,
मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र की गणना करने संबंधी अध्याय में हमसे एक त्रुटि हो गई थी, जिसमें हमने अणु सूत्र की डेफिनेशन को कुछ गलत बताया था। हम उसे सुधार लेते हैं। और किसी यौगिक का अणु सूत्र उसके मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होता है। किसी यौगिक का अणु सूत्र उसके मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होता है, अर्थात अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू n, एक निश्चित संख्या से गुणा करके हम अणु सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं। इसी अध्याय में एक स्थान पर जहां स्टोइकियोमेट्री की बात हम कर रहे थे, वहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमने 4.016 ग्राम लिखा था। इसे बच्चों हम सुधार लेंगे। हाइड्रोजन का भार 2/2 का भार 4.016 के स्थान पे हम लिखेंगे 4.032 ग्राम। ये गलती से लिखा गया था, ये त्रुटिवश हमने इसको लिखा था, तो इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। इसकी जगह हम पढ़ेंगे 4.032 ग्राम।